हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं उपभोक्ता संतुलन का पार्ट 3। अगर आपने इससे पहले की 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर के देख लीजिए। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 3 की। इसके अंदर हम पढ़ेंगे तटस्थता वक्र, तटस्थता समूह तथा उसकी विशेषताओं के बारे में। अब उससे पहले मैं कुछ बात कर लेता हूँ। हमने पार्ट 1 के अंदर बताया था कि उपभोक्ता के संतुलन को ज्ञात करने के 2 अप्रोचेज होती है, 2 धारणाएं होती हैं। पहली होती है हमारी गणनावाचक, दूसरी होती है हमारी क्रमवाचक। गणनावाचक अवधारणा हम पहली 2 वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब जो बात आती है वो आती है हमारी क्रमवाचक अवधारणा की। इसकी बात आती है क्रमवाचक अवधारणा की। तो क्रमवाचक अवधारणा के अंदर जो उपभोक्ता का संतुलन होता है वो तटस्थता वक्र के माध्यम से बताया जाता है। अब तटस्थता वक्र होता क्या है पहले देख लेते हैं। तटस्थता समूह, सबसे पहले बात करते हैं तटस्थता समूह की। तटस्थता समूह होता क्या है, तो देखिए फर्स्ट तो इस वर्ड का मतलब समझ लिए। तटस्थता का मतलब क्या होता है। देखिए तटस्थ का मतलब होता है स्थिर या कांस्टेंट। इसके लिए कोई वर्ड होता है इनडिफरेंस, होता है इनडिफरेंस, जिसको इंग्लिश में इंडिफरेंस कर्व या इंडिफरेंस ग्रुप बोला जाता है इसको। तो तटस्थ का मतलब होता है स्थिर, मतलब जो एक ही जगह पर टिका हुआ होता है, कांस्टेंट होता है, जिसके अंदर चेंज नहीं आता। तो तटस्थता समूह क्या होता है। तटस्थता समूह से अभिप्राय दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों या ऐसे ग्रुप से है, ऐसे ग्रुप को दर्शाता है या उनसे है जिनके उपभोग से, जिन वस्तुओं के उपभोग से उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। यानी ऐसी दो वस्तुओं का ग्रुप, ऐसी दो वस्तुओं का संयोग जिनको उपभोग करने से उपभोक्ता को संतुष्टि का समान स्तर ही प्राप्त होता हो, इसी को बोलते हैं हम तटस्थता समूह। चाहे वो ग्रुप ए ले, ग्रुप 2 ले, ग्रुप 3 ले, कोई सा भी ग्रुप का उपभोग करे, उसको संतुष्टि का जो स्तर होगा वो समान ही होगा। इसको हमने ग्राफ से और एक तालिका के माध्यम से समझते हैं, आपके बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा तटस्थता वक्र या तटस्थता समूह क्या होता है। देखिए तालिका बना करके देखते हैं। संयोग, यहाँ पर हम 2 वस्तुएं मान लेते हैं, वस्तु ए, वस्तु बी। संयोग ए, संयोग बी, संयोग सी और संयोग डी। हमने 4 ग्रुप बना लिए। मान लेते कोई उपभोक्ता संयोग ए में वस्तु ए की तो एक इकाई का उपभोग करता है। इसको कंफ्यूजन ना हो आपको, वस्तु एक्स और वस्तु वाई मान लो, ठीक है। आपको इधर भी है उधर भी ये भी, तो उसमें वस्तु एक्स का वो एक इकाई का उपभोग करता है और वस्तु वाई की वो 10 इकाइयों का उपभोग करता है। क्लियर है। संयोग बी में वो अपनी इस इकाई का उपभोग बढ़ा देता है। क्या करता है, वस्तु एक्स से का वो 1 से 2 इकाई को उपभोग कर लेता है। अब देखिए जब वो इस इकाई का उपभोग बढ़ाएगा तो उसको वस्तु y के उपभोग में कमी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो 10 इकाई का उपभोग करता है तो उसके संतुष्टि का स्तर समान बढ़ जाएगा, क्योंकि भाई यहाँ पर उपभोग ज्यादा कर रहा है। तो चाहे कुछ भी बढ़े लेकिन उसका उपभोग बढ़ेगा, तो उसकी जो संतुष्टि का स्तर है वो बढ़ेगा जरूर। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, संतुष्टि का समान स्तर प्राप्त होता है, तो वस्तु y में कुछ कमी करेगा। जैसे वस्तु y की वो 10 से 7 इकाइयों पर आ जाता है। इसके बाद में उपभोग संयोग सी वो 2 से 3 इकाइयों पर आ गया, तो यहाँ पर फिर से उसको कमी करनी पड़ेगी, वो 7 से 5 इकाइयों पर आ गया। डी पर वो 3 से 4 पर आता है, यहाँ पर उसको और कमी करनी पड़ेगी, 5 से 4 पर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए, चाहे तो उपभोक्ता संयोग ए को का उपभोग करे, बी का करे, सी का करे, डी करे, उसका संतुष्टि का स्तर समान होगा। जैसे हम मान लेते हैं कि उसको संयोग ए से उसको 100 यूनिट्स की यूटिलिटी प्राप्त होती है, तो इधर से भी 100 की प्राप्त होगी, सी से भी 100 प्राप्त होगी और डी से भी उसको 100 ही प्राप्त होगी। चाहे वो इनमें से कोई सा भी ग्रुप का उपभोग करे, उसकी संतुष्टि का स्तर समान रहेगा। इसी को बोलते हैं तटस्थता समूह। क्लियर है, कोई परेशानी कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, तटस्थता वक्र की बात करते हैं। तटस्थता वक्र,
तटस्थता वक्र। तो तटस्थता वक्र क्या होता है? तटस्थता समूह का रेखीय चित्रण। रेखीय चित्रण मतलब जो हमने टेबल यहाँ पर बनाई थी, अगर उसी टेबल को हम ग्राफ पर शो करें, चित्र के माध्यम से दिखाएं, तो उसी वक्र को तटस्थता वक्र कहते हैं। देखिए वही टेबल हम एक बार दोबारा से बना लेते हैं और फिर उसको हम ग्राफ पर शो करके देखेंगे। यहाँ पर हमारे संयोग वस्तु x वस्तु y, संयोग क्या था? a b c d। वस्तु x की 1 इकाई थी और यहाँ पर वस्तु y की कितनी थी? 10, b की 2 थी तो वस्तु y की 7, c 3, वस्तु y की 5 और यहाँ पर 4 और इधर भी 4। क्लियर है? यहाँ पर वस्तु x की इकाई है, वस्तु y की इकाई है। अब इसी को हम ग्राफ पर शो करते हैं चित्र के माध्यम से। ये y 0 x एक्सिस, यहाँ पर हम दिखा देंगे अपनी वस्तु y को और इधर शो करेंगे अपनी वस्तु x को। तो वस्तु x की इकाइयाँ कहाँ तक जा रही है? 4 तक जा रही है। तो वस्तु x के लिए 4 इकाइयाँ, 1 2 3 4। क्लियर? वस्तु y की इकाइयाँ कहाँ तक जा रही है हमारी? 4 से लेके 10 तक है। तो हम उसी हिसाब से यहाँ पर देखिए पॉइंट्स बनाते हैं अपने। 2 4 6 8 10। क्लियर है? अब देखिए वस्तु a की जब वस्तु x की 1 इकाई होती है तो वस्तु y की कितनी है? 10 है। वस्तु a की इसकी 1, तो पॉइंट हमारे यहाँ पर आ जाएगा ये a बिंदु, a संयोग इसका। b पर 2 और 7 2 7, b c 3 और 5 3 पर 5 और फिर 4 और 4, तो 4 और 4 मिल जाएगा इसका डी। मिलाइए इसको और आगे बढ़ाएंगे तो इस तरह से और बढ़ जाएगा आपका ये बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी और बिंदु डी। इसको बोला जाता है तटस्थता वक्र। ये क्या होता है हमारा? तटस्थता वक्र, यानी कि तटस्थता वक्र वह वक्र होता है जो दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को चित्र के माध्यम से प्रकट करता है जिन पर एक उपभोक्ता को संतुष्टि का समान स्तर प्राप्त होता हो। या फिर इसको आप सिंपल सी डेफिनेशन ले सकते हो, तटस्थता समूह, तटस्थता समूह, तटस्थता समूह का रेखीय चित्रण या रेखीय रूपांतरण तटस्थता वक्र कहलाता है। क्लियर है? तटस्थता वक्र का रेखीय रूपांतरण तटस्थता वक्र कहलाता है। और आप यह ग्राफ बना करके उसको दिखा सकते हैं टेबल और ग्राफ के माध्यम से उसको किस तरह से बनाया जाता है। क्लियर? अब इसकी बात करते हैं अपनी इसकी विशेषताओं की बात करते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद में बात करनी है हमने किसकी? तटस्थता वक्र की विशेषता है। तो विशेषताएं देखिए, विशेषताएं पहले हम एक तटस्थता वक्र बना लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं, उससे आपको विशेषताओं को समझने में आसानी हो जाएगी। हम वही पहले वाली जो टेबल है अपना वो उसको ग्राफ को बना लेते हैं। यहाँ हमारा y था 0x, ये हमारी वस्तु y थी, ये हमारी वस्तु x थी और हमारे तटस्थता वक्र था कुछ इस तरह से गया हुआ था। इसको आईसी कर्व बोलते हैं। उसका बिंदु कोई ए था, ये बिंदु बी, या तो कोई बात नहीं। ये हमारा तटस्थता वक्र कुछ इस तरह से गया था। टेबल क्या थी हमारी? संयोग वस्तु x y a b c d, 1 पर 10, 2 पे 7, 3 पर 5, 4 पर 4। क्लियर है? तो इसकी विशेषताओं की बात कर रहे हैं। देखिए आप इसको ध्यान से देखिए और उसकी विशेषताओं पर गौर कीजिए। तो फर्स्ट विशेषता क्या होती है कि जो भी हमारा तटस्थता वक्र होता है, यानी जो आईसी कर्व होता है, इंडिफरेंस कर्व जो हमारा होता है, फर्स्ट तो बाएं से दाएं
ऋणात्मक ढलान का होता है। इसको आपको एक्सप्लेन करके लिखना है कि वो क्यों होता है, मैं आपको समझा रहा हूँ। आपको अपनी लैंग्वेज में इसको आराम से और ये ग्राफ अलग अलग बना करके हर एक विशेषता के साथ में तब लिखना है। इसको ध्यान से देखिए, आईसी कर्व जो होता है वो बाएं से दाएं ऋणात्मक ढलान का होता है। बाएं से दाएं यानी कि लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जाता है इस एंड से इस एंड पर। देखिए हमने यहाँ पर भी ग्राफ बनाया था, वो हमारा यहाँ से शुरू हुआ था और फिर वो राइट साइड में गया था। ये क्या, लेफ्ट साइड इधर राइट टू, तो लेफ्ट टू राइट चलता है ऋणात्मक ढलान होता है। ऋणात्मक का मतलब होता है नीचे से सॉरी ऋणात्मक का मतलब होता है ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, ऊपर से नीचे। देखिए ग्राफ हमारा यहाँ से इधर नीचे की तरफ आ रहा है। तो पहली विशेषता होती है जो हमारा आईसी कर्व जो होता है वो बाएं से दाएं ऋणात्मक ढलान का होता है। ऋणात्मक ढलान आप समझ गए क्या होती है कि ऊपर से नीचे की तरफ। अब इसका कारण क्या होता है, ये होता क्यों है ऐसा, मतलब बाएं से दाएं ऋणात्मक ढलान का होता क्यों है। तो देखिए उसके पीछे जो कारण होता है वो क्या होता है ना, जैसे जैसे उपभोक्ता एक वस्तु के उपभोग को बढ़ाता है, यानी वस्तु एक्स के उपभोग को बढ़ा रहा है, जब वो 1 से 2 पर आ रहा है तो उसको वस्तु वाई के उपभोग में कमी करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर वस्तु वाई का उतना ही उपभोग रखता है तो उसका संतुष्टि का स्तर समान नहीं होगा, संतुष्टि का स्तर क्या होगा, उसका बढ़ जाएगा। लेकिन हमने क्या पढ़ा है, तटस्थ वक्र के अंदर संतुष्टि का समान स्तर उसको प्राप्त होता है। तो उसको अपने उपभोग में जो वस्तु वाई का उपभोग है उसके अंदर कमी करनी ही पड़ेगी। जब वो 1 से 2 पर आएगा तो यहाँ पर उसको 10 से 7 पर आना ही आना पड़ेगा। 2 से 3 पर आने के लिए वहां उसको 7 से 5 पर आना ही पड़ेगा। तो इसी वजह से आईसी कर्व जो होता है वो बाएं से दाएं ऋणात्मक ढलान का होता है। क्योंकि जब उपभोक्ता एक वस्तु के उपभोग में वृद्धि करता है, क्योंकि जब उपभोक्ता एक वस्तु के उपभोग में वृद्धि करता है तब उसे दूसरी वस्तु के उपभोग में कमी करनी ही पड़ती है। क्लियर है। उसके बाद में हम आगे करते हैं इसकी दूसरी विशेषता की बात। सेकंड विशेषता क्या होती है, आईसी वक्र मूल बिंदु के उन्नोत्तर होता है। आईसी कर्व जो है मूल बिंदु के उन्नोत्तर होता है। उन्नोत्तर का मतलब होता है कॉन्वेक्स होना, यानी कि जो इसका आईसी कर्व का जो ढलान होता है, देखिए आईसी कर्व हमारा किस तरह से बन रहा है, ऐसे सी की शेप में आ रहेगा। कॉनकेव इसका उन्नोत्तर का मतलब क्या होता है, जो इसका ढलान होता है ना, जो इसका पीछे का ये वाला साइड जो होता है ये बिल्कुल मूल बिंदु की तरफ झुका हुआ होता है, इसकी तरफ होता है। देखिए हमने जो अपना पीपीसी कर्व पढ़ा था हमारा किस तरह से था, हमारा पीपीसी कर्व किस तरह का पीपीसी कर्व होता था हमारा, कुछ इस तरह से बनता था। वो मूल बिंदु के कॉनकेव था, बाहर की तरफ जाता था, वो मूल बिंदु से दूर की साइड जाता था। लेकिन ये क्या होता है, मूल बिंदु के पास आता रहेगा। तो आईसी कर्व जो होता है हमारा मूल बिंदु की तरफ आता है, मूल बिंदु के उन्नोत्तर होता है। अब इसका कारण क्या होता है मूल बिंदु के उन्नोत्तर होने का, देखिए सबसे पहले अपने टेबल को ध्यान से देखिए। जब उपभोक्ता वस्तु एक, जब वो x की एक इकाई का उपभोग करता है तब वो इकाई कितनी लेता है, y की 10। 2 पर आने के लिए वो यहाँ पर 7, यानी कि कितनी इकाइयों का त्याग कर रहा है, 3 इकाई का। 2 से 3 पर आने के लिए वो 7 से 5 पर आया, कितनी इकाइयों का त्याग कर रहा है, 2 इकाई का। और 3 से 4 पर आने के लिए कितनी इकाई त्याग कर रहा है, सिर्फ 1 इकाई का। इसका जो त्याग है वो कंटिन्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। पहले उसने 3 इकाइयों का त्याग करा, फिर उसने 2 इकाइयों का त्याग करा, फिर उसने 3 इकाइयों का त्याग करा, सॉरी 1 इकाई का त्याग करा। और इसका जो एक उपभोक्ता का त्याग जो कम होता जाता है, इसी वजह से आईसी कर्व जो होता है हमारा उन्नोत्तर होता है। क्लियर है। इसको लिखोगे कैसे आप, जैसे जैसे एक उपभोक्ता पहली वस्तु के उपभोग में वृद्धि करता है तब उसकी उससे प्राप्त होने वाली जो उसकी उपयोगिता होती है वो घटती जाती है। इसी वजह से वो दूसरी इकाई का पहले से कम त्याग करने के लिए तैयार होता है। क्लियर है। इसको दोबारा से एक बार समझ लेते हैं। देखिए जब उसने वस्तु x की पहली इकाई भोग करी होगी तो उससे मिलने वाली उपयोगिता उसके लिए ज्यादा होगी, इसलिए उसने क्या करा, वस्तु y की 3 इकाइयां त्याग कर दी। क्योंकि वस्तु y की वो उसके पास में 10 इकाइयां थी तो उसने 3 इकाइयां त्याग कर दी। जब उसने दूसरी इकाई उसने अपनी उपभोग कर ली वस्तु x की, तब भी उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता उसकी बराबर होगी, नहीं कम हो जाएगी। अगर उसमें वस्तु x पे इस इकाई पर उसको इससे 10 यूनिट्स की यूटिलिटी प्राप्त होती थी
तो दूसरी इकाई को भोग करने से उसको 8 की या 7 की प्राप्त होगी, 10 तो प्राप्त नहीं हो सकती। जब उसको इतनी पहले से कम प्राप्त हो रही तो पहले से त्याग भी तो क्या करेगा, वो कम ही करने को तैयार होगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप और आपके एक फ्रेंड रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए, आपने क्या करा, बर्गर ऑर्डर करा, और आपको जो बर्गर है ना काफी ज्यादा पसंद है, बर्गर और पिज्जा आपने ऑर्डर करा, आपको बर्गर बहुत ज्यादा पसंद है। उसने क्या बोला, भाई तू मेरा बर्गर ले ले और मुझे अपने पिज्जा में से ना एक बाइट दे, उसको पिज्जा ज्यादा पसंद है, आप उसको पिज्जा में से एक पोर्शन मुझे दे दे, तू मेरा एक बर्गर ले ले। उसके पास में 4 बर्गर है, उसने बोला भाई एक बर्गर ले ले और मुझसे पिज्जा में से एक पोर्शन दे दे, आप क्या करोगे, उससे ले लोगे। क्लियर है ना, क्योंकि आपके पास में ऑलरेडी काफी सारा पिज्जा उसमें है, और आप क्या करोगे, उससे एक बर्गर के लिए उससे एक पिज्जा या फिर दो भी उसने अगर मांगता है, 2 पिज्जा के पोर्शन मांगता है, उसको 2 दे दोगे। बट जब वो उसके 2 पोर्शन के बाद में आप उनके पास में कितने बर्गर आ गए, 2 आ गए। अगर वो आपसे तीसरे बर्गर के लिए फिर से बोले कि भाई एक और बर्गर ले लो और मुझे फिर से 2 पिज्जा का पोर्शन दे दे, तो आप उसको दोगे, नहीं दोगे। तब क्या बोलोगे, भाई एक के बदले में तो एक ही दूंगा मैं, क्योंकि आप ऑलरेडी 2 बर्गर खा चुके हो, आपसे उससे मिलने वाली जो सेटिस्फैक्शन है, उसकी जो यूटिलिटी है बर्गर की, वो आपके लिए कम हो चुकी है, सीमांत उपयोगिता कम हो चुकी है, इसीलिए आप दूसरी वस्तु का त्याग जो है पहले के मुकाबले कम करोगे। तो जैसे जैसे उपभोक्ता पहली वस्तु के उपभोग में वृद्धि करता जाता है, तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कम होती जाती है, इसीलिए वो दूसरी वस्तु का उपभोग के लिए जो त्याग करता है, दूसरी वस्तु की जो त्याग करता है वो कम करता है पहले के मुकाबले। और इसी वजह से हमारा आईसी कर्व जो होता है वो मूल बिंदु के उन्नोत्तर पाया जाता है। क्लियर? तो ये हमारी कुछ विशेषताएं थी। इसके बाद में हमने वही पढ़ना है, अगला टॉपिक जो है हमारा, उसकी तरफ चलते हैं। सीमांत प्रतिस्थापन दर या एमआरएस, ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होती है और इसको ये किसका ढलान किस तरह का होता है, इसकी विशेषता क्या होती है, सब कुछ पढ़ेंगे हम इसके बारे में। देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं सीमांत प्रतिस्थापन दर होती क्या है। सीमांत प्रतिस्थापन दर का मतलब होता है जब उपभोक्ता एक वस्तु को बढ़ाने के लिए दूसरी किसी वस्तु का त्याग करता है, तो उसी को बोलते हैं सीमांत प्रतिस्थापन दर। ठीक है, जब वस्तु x का उपभोग बढ़ाने के लिए वस्तु y की कुछ इकाइयों का त्याग करता है, इसी त्याग को सीमांत प्रतिस्थापन दर कहते हैं। वो किस दर से त्याग कर रहा है, उसी को बोलते हैं सीमांत प्रतिस्थापन दर। तो टेबल से इसको समझते हैं हम। ये हमारे संयोग वस्तु x वस्तु y, संयोग a पर 1 10, b पर 2 7, c पर 3 5, d पर 4 और 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 3, इसके बाद में डिफरेंस 2, इसके बाद में डिफरेंस 1। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस, पहली इकाई का उपभोग बढ़ाने के लिए जब वो 1 से 2 पर आता है तो 3 इकाइयों का त्याग करने को, 3 इकाइयों के त्याग के लिए तैयार होता है। 2 से 3 बनाने के लिए वो 2 इकाइयों का त्याग करता है। 3 से 4 बनाने के लिए सिर्फ 1 ही इकाई का त्याग करता है। तो सीमांत प्रतिस्थापन दर हमारी कैसी होती है, कंटिन्यू घटती जा रही है, मतलब कि ऋणात्मक होती है। तो पहले तो बात हमने समझ ली सीमांत प्रतिस्थापन दर होती क्या है, उसका ढलान कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। सीमांत प्रतिस्थापन का ढलान कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। अब बात करते हैं ऋणात्मक होता क्यों है। क्लियर है? अब ऋणात्मक होता क्यों है, तो ऋणात्मक के लिए क्या होता है, देखिए जैसे जैसे उपभोक्ता, जैसे जैसे कोई भी उपभोक्ता वस्तु x की एक से अधिक इकाइयों को उपभोग करता रहेगा, वो अपने इसके उपभोग को बढ़ाता रहेगा, तो इनसे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है, वस्तु x की जो सीमांत उपयोगिता है वो कंटिन्यू कम होती जाएगी। जो उसकी mu(x) होगी वो क्या होगा, कंटिन्यू गिरती चली जाएगी, कम होती जाएगी। इस इकाई से उसको ज्यादा उपयोगिता मिलेगी, इससे उससे कम मिलेगी, इसके बाद में उससे कम मिलेगी, इसके बाद में उससे कम मिलेगी, और यहाँ पर उसका उपभोग क्या हो रहा है, वो कम होता चला रहा है। तो इसकी सीमांत उपयोगिता क्या होगी, उसके लिए मुकाबले में बढ़ने लग जाएगी, और इसी वजह से वो इस वस्तु को बढ़ाने के लिए जब दूसरी वस्तु का त्याग करता है उसके अंदर कमी करता चला जाता है। क्लियर है? जैसे जैसे वस्तु x की इकाई को भोग करेगा उससे मिलने वाली जो उपयोगिता है वो क्या होगा, इसकी कम होती चली जाएगी। mu(x) जो होगा वो उसका कम होता रहेगा। इसके कारण
वस्तु y की वो पहले से कम इकाइयों का त्याग करने के लिए तैयार होगा, और इसी वजह से हमारी सीमांत प्रतिस्थापन दर जो होती है वो ऋणात्मक होती है, घटती हुई होती है। क्लियर? इसको आप वही एक तटस्थ वक्र बना करके भी आप इसको दिखा सकते हैं साथ में। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो कुछ इसकी विशेषताओं के बारे में, कुछ और इसके बारे में जो पॉइंट्स होंगे तटस्थ वक्र के बारे में, उसी के बारे में बात करेंगे। जैसे पहला पॉइंट है हमारा ऊंचा तटस्थ वक्र, ऊंची संतुष्टि को प्रकट करता है। ये आपके अलग अलग क्वेश्चन बन करके आ जाते हैं इस तरह से कि ऊंचा तटस्थ वक्र, जैसे जैसे तटस्थ वक्र बढ़ते चले जाते हैं, एक के ऊपर एक जो तटस्थ वक्र आते हैं उनकी जो संतुष्टि का स्तर होता है वो भी ऊंचा होता है। मतलब क्या होता है इसका, ये हमारा एक तटस्थ वक्र है IC1, ये हमारा दूसरा तटस्थ वक्र है IC2, ये हमारा कोई तीसरा तटस्थ वक्र है IC3। तो देखिए IC1 से जो मिलने वाली उपयोगिता जो होगी वो IC2 के मुकाबले कम होगी। IC2 जो होगा वो IC1 के मुकाबले अधिक संतुष्टि को प्रदान करेगा। इसी तरह से IC3 जो होगा वो IC2 के मुकाबले अधिक संतुष्टि को प्रदान करेगा। तो जैसे जैसे हमारा तटस्थ वक्र जो होता है वो ऊंचा होता चला जाता है, उससे प्राप्त होने वाली संतुष्टि भी क्या होती है, ऊंची होती चली जाती है, अधिक होती चली जाती है। इसके कारण को समझ लेते हैं। देखिए तटस्थ वक्र पर हमने क्या पढ़ा है कि तटस्थ वक्र के हर एक बिंदु पर उपयोगिता जो होती है वो समान रहती है, संतुष्टि का समान स्तर होता है। हम मान लेते हैं इस बिंदु पर तटस्थ वक्र के लिए इस बिंदु पर हमारी उपयोगिता होगी कोई, बी के लिए जो हमारा तटस्थ दूसरा वक्र रहेगा IC2 उसके लिए उपयोगिता कहाँ पर होगी, इस बिंदु पर होगी। देखिए यहाँ पर वस्तु x के लिए, इसके लिए जो वस्तु y है उसका उपभोग हमारा इतना हो रहेगा, लेकिन यहाँ पर उपभोग क्या हो रहा है, इतना हो रहा है, पहले के मुकाबले ज्यादा उपभोग रहेगा। सेम वस्तु x के लिए IC के लिए उपभोग हमारा इतना है, जबकि IC2 के लिए उपभोग कितने हमारा इतना है, पहले से ज्यादा है। जब यहाँ पर हम वस्तुओं का उपभोग ज्यादा कर रहे हैं तो उनसे मिलने वाली संतुष्टि भी अधिक ही होगी। सेम हमारी IC3 के साथ में आता है। अगर हम इसके लिए बात करें, इस तरह से हमने बना लिया, तो यहाँ पर हमारी वस्तु x की इकाइयाँ पहले के मुकाबले और ज्यादा है और वस्तु y की भी इकाइयाँ क्या हमारी ज्यादा है। तो समान जैसे जैसे उपभोग जो हमारा तटस्थ वक्र होता है वो ऊंचा होता चला जाता है, तो उससे प्राप्त होने वाली संतुष्टि का स्तर भी क्या होता है, अधिक होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। क्लियर है? तो IC1 से जो उपयोगिता मिलेगी वो IC2 के मुकाबले कम होगी और IC2 से जो मिलेगी वो IC3 के मुकाबले कम होगी। क्लियर है? सेकंड क्या रहेगा, तटस्थ वक्र एक दूसरे को कभी नहीं काटते। तटस्थ वक्र जो होते हैं वो एक दूसरे को कभी नहीं काटते। अब वो क्यों नहीं काटते हो देख रहा से y0x, ये हमारा IC1 हो गया, IC2 हो गया। क्लियर है? यहाँ पर इन्होंने एक दूसरे को एक बिंदु पर कट कर दिया। मान लेते हैं कि भाई हमारे तटस्थ वक्र जो है वो एक बिंदु पर कट करके चले गए। अब इनसे मिलने वाली उपयोगिता को प्राप्त, इनसे मिलने वाली उपयोगिता देखते हैं। देखिए ये कोई मेरा बिंदु B है ये, और ये कोई मेरा बिंदु C है। क्लियर है? ये कोई मेरा बिंदु B है और ये कोई मेरा बिंदु C है। अब देखिए पहले हम बात करते हैं IC1 के लिए। इसके लिए IC1 के लिए क्या होगा,
हमने पढ़ा है कि तटस्थ वक्र के हर एक बिंदु संतुष्टि के समान स्तर को दिखाता है, प्रदर्शित करता है। तो देखिए ए बिंदु जो है वो IC1 और IC2 पर दोनों पर आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ए जो है IC1 के लिए बी के लिए बराबर होगा, क्योंकि बी किस पर है, IC1 पर है। इससे क्या पता लगता है, बिंदु ए और बिंदु बी इन दो से मिलने वाली संतुष्टि क्या है, समान होगी, क्योंकि वो ए की वक्र पर है, ए भी IC1 पर है और बी भी किस पर है, IC1 पर है। क्लियर है। IC2 की अगर हम बात करें तो IC2 के लिए क्या होगा, ए जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, सी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ए IC2 पर भी है और सी किस पर है, IC2 पर है। सी बिंदु किस पर रहेगा, IC2 पर रहेगा, ये सी बिंदु IC2 पर रहेगा। लेकिन ए बी के भी बराबर है और ए सी के भी बराबर है। इससे क्या पता लगता है कि बी भी सी के बराबर होगा। इससे तो भाई हमें ये पता लगता है ना कि अगर ए बी के बराबर है और सी के बराबर है, तो इससे क्या पता लगता है कि बी क्या होगा, सी के बराबर होगा। आपने 7th 8th में पढ़ा है कि अगर एक चीज दूसरी के बराबर है और वही चीज तीसरी के बराबर है, तो दूसरी तीसरी भी क्या होगी, बराबर होगी। इससे क्या मतलब क्या हुआ कि बी और सी भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखिए, बी बिंदु पर वस्तु y का तो भोग समान है, लेकिन वस्तु x के लिए इतना भोग है, जबकि वस्तु y के लिए इतना भोग है। ये भोग क्या हो रहा है, वस्तु y सी बिंदु के लिए अधिक हो रहा है, इतना उपभोग वस्तु x का अधिक हो रहा है। और जब उपभोग अधिक है तो संतुष्टि का स्तर भी क्या होता है, वो समान हो ही नहीं सकता। संतुष्टि क्या होगी, सी बिंदु पर ज्यादा मिलेगी बी बिंदु के मुकाबले, क्योंकि सी पर वस्तु x का उपभोग ज्यादा है और वस्तु y का तो भोग समान ही है। इसलिए सी बिंदु पर संतुष्टि का स्तर अधिक होगा और बी बिंदु पर संतुष्टि का स्तर कम होगा। इसी वजह से दो उपभोग जो भी हमारे तटस्थ वक्र होते हैं वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते, एक दूसरे को कट करके नहीं जाते हैं। क्लियर है। इसके बाद में जो हमारा थर्ड आएगा, लास्ट पॉइंट, वो क्या होता है, तटस्थ वक्र कभी भी x अक्ष तथा y अक्ष को नहीं छूता। तटस्थ वक्र जो होता है ना तो वो कभी x एक्सिस को छूता है, ना ही कभी y अक्ष को छूता है। देखिए कैसे, मान लीजिए हमारा तटस्थ वक्र कुछ इस तरह से आ रहा है, जहां पर हमने वो इस बिंदु को टच करके जा रहा है, y अक्ष को टच करके जा रहा है। ठीक है, ये हमारा कोई IC बनेगा। इसी तरह से हमारे तटस्थ वक्र यहाँ पर भी रहेगा, वो क्या है, वो हमारा इस x एक्सिस को टच कर रहा है, IC2 है। ठीक है, वो हमारा x एक्सिस को टच कर रहा है, ये y एक्सिस को टच करके जा रहा है। अब देखिए, जब वो संतुष्टि के समान स्तर को दिखाता है, हमें पता ही है हमारे एक बिंदु मान लीजिए यहाँ पर a बिंदु है, यहाँ पर हमारा b बिंदु है, सेम इधर हमारा ये a बिंदु है, ये कोई हमारा b बिंदु है। क्लियर है। अब देखिए b बिंदु पर तो हमारी दोनों वस्तुओं को भोग बराबर मतलब हो रहेगा, वस्तु y का भी भोग है, वस्तु x का भी भोग है। लेकिन बिंदु a पर वस्तु x के कितना भोग है, वस्तु x का भोग कितना है, 0, क्योंकि वो y x पर ही आ रहेगा, सिर्फ और सिर्फ वस्तु y का ही भोग कर रहा है। लेकिन हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, तटस्थ समूह क्या होता है, तटस्थ वक्र क्या होता है, जो दो वस्तुओं के संयोगों को प्रकट करता है। लेकिन यहाँ पर तो दूसरी वस्तु है ही नहीं, दूसरी वस्तु है ही नहीं, तो इसलिए ये दोनों चीजें क्या है, हमारी संभव ही नहीं है। सेम इसके अंदर भी क्या आएगा, अगर वस्तु y का जो भोग है वो b बिंदु पर आते क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसी वजह से तटस्थ वक्र जो होता है वो कभी भी किसी भी अक्ष को छूता नहीं है, टच नहीं करता, चाहे वो y अक्ष हो या x अक्ष हो, किसी को भी नहीं छूता, क्योंकि अगर वो उन दोनों को टच कर देगा तो वहां पर एक वस्तु को भोग 0 हो जाएगा और सिर्फ दूसरी ही वस्तु को भोग बचेगा, तो तटस्थ वक्र होगा ही नहीं, क्योंकि तटस्थ वक्र के अंदर हमेशा हमेशा दो वस्तुओं के संयोगों को प्रकट किया जाता है। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही है। आई होप आप सबको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी आपको प्रॉब्लम होती है कमेंट करके मुझे बताइए, या फिर आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए।